दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका हमारे शो पर जिसका नाम है स्टोरीज़ विद पैल और स्वागत करना चाहूँगी मेरी को-होस्ट का जो कि मेरे साथ भारत के रायपुर शहर से जुड़ रही हैं। मिताली कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ पल्लवी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज टोरंटो में कनाडा में बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप और बारिश का मिला-जुला सा मौसम है। हमारे यहाँ सुबह बारिश हुई थी, पर गर्मी तो वैसे ही की वैसे ही है। क्यों प्रियांक, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। आज एक छोटा-सा मौका मिला था खुश होने का मौसम के अच्छे हो जाने की वजह से। और जैसा छत्तीसगढ़ हमेशा रहा है उतना गर्म वापस हो चुका है वो। बहुत ही बढ़िया, तो मिताली शुरुआत करते हैं आज का शो। बिल्कुल, तो दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत ही खास शख्स से जिनका नाम है प्रियांक पटेल। जैसा कि हम सब जानते हैं और समझते हैं कि जो स्पेशल नीड्स के लोग होते हैं सोसाइटी में और ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो हमारे समाज का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि आप और मैं। रायपुर का नुक्कड़ टी कैफ़े इसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है प्रियांक पटेल की। नुक्कड़ कैफ़े के ज़रिए प्रियांक ने न केवल सोशल टैबूज़ को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि इंक्लूज़न और एक्सेप्टेंस का एक रास्ता हमारे समाज को दिखाया। प्रियांक पटेल के द्वारा शुरू किए गए इस कैफे में केवल स्पेशली एबल्ड और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के स्टाफ मेंबर्स को मैनेजमेंट और सर्वर की नौकरी पर रखा गया है। आज के वक्त में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी और स्पेशल नीड्स के 10 से भी ज्यादा लोग नुक्कड़ कैफे से जुड़े हुए हैं और उसमें काम करके अपनी जीविका कमाते हैं। नुक्कड़ टी कैफे ना केवल केवल कस्टमर को बेहतरीन चाय और नाश्ता और कॉफी सर्व करते हैं, बल्कि इस कैफे में बहुत सारे साहित्यिक आयोजन भी होते हैं। नुक्कड़ कैफे अब स्पेशल नीड्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सोशल एक्सेप्टेंस का एक एग्जाम्पल बन गया है, न केवल रायपुर शहर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरीज विद पाल पर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बहुत-बहुत स्वागत है प्रियांक आपका। प्रियांक, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को अपने प्रोफ़ेशन में बदल पाते हैं, और अपने आपने कैसे अपनी सोच को कैसे अंजाम दिया? इस कार्य रूप में कैसे परिणित किया अपनी सोच को? मुझे अगर शुरुआत की मैं बात करूँगा नुक्कड़ की, तो हमने तकरीबन सन 2013 से नुक्कड़ को शुरू किया है रायपुर शहर में। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पैशन को एग्जीक्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया था, तो बेहद लाज़मी था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक अरसे से एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को बिल्ट अप करने की कोशिश में था जो 2 कम्युनिटीज़ को आपस में संवाद स्थापित करने में मदद करता है। जैसे हम और आप हमेशा देखते आए हैं कि स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी समाज के जो अलग तबकों में रहने वाले, जो माइनॉरिटी और इन सब तबकों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें हमारी रेगुलर सोसाइटी के साथ संवाद स्थापित करने में हमेशा हमेशा दिक्कत होती थी। और मुझे लगता था कि किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी के चैलेंजेस तभी पता किए जा सकते हैं जब उनसे संवाद स्थापित हो। तो नुक्कड़ को एज़ अ थॉट हमने उसी के अराउंड बिल्ट अप किया है कि एक प्लेस जहाँ पे लोग आएँ, संवाद हो, बातचीत हो, एक-दूसरे की खूबियाँ, खामियाँ हम लोग जानें, तो उस तरीके से एक-दूसरे के बारे में और बेहतर हो पाएँगे और एक-दूसरे के लिए अच्छा सोच पाएँगे। तो इसी थॉट को 2013 से हमने शुरू किया। और जो सबसे पहली कम्युनिटी हमने एंगेज की अपने कॉन्सेप्ट में, वो डेफ कम्युनिटी थी। हमने हियरिंग इम्पेयर्ड, स्पीच इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम शुरू किया। और 2013 से आते-आते ये सन 2020 में तकरीबन हमारे 4 स्टोर्स हैं। और इन चारों स्टोर्स पे हमने अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को एंगेज किया है हर बार। स्टार्ट जैसा मैंने आपको बताया कि डेफ कम्युनिटी के बच्चों के साथ हुआ था। देन इवेंचुअली हमने इसके बाद इसमें ट्रांसजेंडर जो किन्नर समुदाय है उसके कर्मचारियों के साथ काम करना शुरू किया। और फाइनली अभी जो हमारा रिसेंटली 2018-19 का वेंचर था, उसमें हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, मतलब वो लर्निंग डिसेबिलिटी जिन कमिटीज के जो मेंबर्स हैं उन्हें एंगेज किया इसमें। तो होलसम तरीके से हम देखेंगे कि एक पूरे आइडिया को इक्वालिटी और इंक्लूजन के तौर पे हमने इसको प्रमोट किया है कि जहां भी एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग प्लेटफॉर्म हम लोग ऑफर करते हैं कि हूसो अगर इज कैपेबल, जिसको भी लगता है उसके अंदर काबिलियत है, उसे बिना किसी तौर पे जज किए हम सहर्ष स्वागत करते हैं कि नुक्कड़ का हिस्सा बन सके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया स्पेशल नीड्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन हमारे समाज में ये 2 चीज़ें बहुत ही बड़ा टैबू रही हैं। तो आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा पिछले 7 सालों में? टैबू डेफिनेटली आप कह रही हैं, सोशल टैबू तो रहा ही है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो तो ये था कि प्रेजुडाइसेस के अगेंस्ट काम करना। क्योंकि अलग-अलग तबकों के लोगों के बारे में समाज की एक निश्चित राय होती है जिसके अतिरिक्त लोग सोचने में उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं।
तो जब हमने डेफ कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया था, तो एक एक्सेप्टेंस अबाउट देयर वर्क एटीट्यूड कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे। ऑपरेशनल, जैसे कि हम मानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी बहुत डिमांडिंग बिजनेस होता है, इसमें कस्टमर सेंट्रिक चीजें काफी ज्यादा होती हैं, तो वो कम्युनिकेशन का गैप कैसे मिटेगा। और जैसे फिर मैं ट्रांस मेंबर्स की बात करूंगा, तो ट्रांसजेंडर मेंबर्स के साथ काम करने पे सोसाइटी उन्हें किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इसके पहले हमारी सोसाइटी ने हमेशा उन्हें या तो बैगिंग करते देखा है या किसी तरीके से बधाई गीत संगीत गाते हुए देखा हुआ है। तो उन्हें किसी एक रेगुलर प्रोफाइल जॉब में देख पाना समाज के लिए भी काफी नया था, और उसके प्रति उनकी एक्सेप्टेंस कितनी थी, इसमें हमें काफी वक्त लगा समझने में। और शुरू में हम लोग भी थोड़े स्केप्टिक हो जाते हैं कि जिस तरीके से हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या समाज उन्हें उसी तरीके से स्वीकारेगा या नहीं। तो प्रायोगिक तौर पे जरूर हम हमेशा मानते हैं कि नुक्कड़ एक सामाजिक प्रयोगशाला है जो नए नए तरीके के अभिनव प्रयोग करती रहती है, और इससे सहयोग कहिए या कहना चाहिए कि लोगों का प्यार है कि उन्होंने हमारे हर प्रयोग को एकदम दिल से स्वीकारा है, हमेशा उसे इनकरेज किया है। तो अलग अलग हर कम्युनिटी जिसे हम नुक्कड़ के तहत मौका देते हैं, तो डिफरेंट चैलेंजेस, जैसे शुरुआती दौर में कम्युनिटीज को ट्रेन करना, क्योंकि मेजरली जो एम्प्लॉइज नुक्कड़ में आते हैं उनके पास पहले कोई स्किल सेट नहीं होता है, बहुत बेसिक स्किल्स के साथ वो आते हैं, तो उन्हें इम्प्रोवाइज करना, उन्हें स्किल इम्प्रोवाइज करके देना। साथ ही बेसिक एटिकेट्स जो जनरली इसके पहले उन्हें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का अनुभव नहीं रहता है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में उन्हें बताना, और आने वाले जो लोग हैं जो गेस्ट नुक्कड़ पे आते हैं उन्हें भी इस प्रोसेस के लिए रेडी करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के लिए शॉकिंग एक्सपीरियंस रहे कि अरे मैं क्या एक्सपेक्ट किया था, सडनली क्या चीजें होंगी। तो ये बहुत ही एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, मतलब आप जो भी एक्सपेक्टेशन लेके नुक्कड़ के प्रति आ रहे हैं, नुक्कड़ उन सारे अनुभवों पे आपके एकदम खरा उतरे, और आपके साथ कोई भी जो भी अनुभव आप लेके जा रहे हैं वो अनुभव के लिए एवर लास्टिंग रहे, लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो अनुभव रहे। और आप चीजों को, मेरा हमेशा से मानना है कि नुक्कड़ से बाहर निकलने वाला हर शख्स अपने साथ कंपैशन और एम्पैथी का एक परसेंटेज लेके जाए, ताकि बाहर समाज को उस नजर से ही वो देख पाए। बिल्कुल। तो क्या खूबसूरत बातें आपने कही हैं प्रियांक यहाँ पर मिताली। आई मीन 2 बातें, एक तो ये कि एक सामाजिक प्रयोगशाला है और ऐसी बातें बहुत कम सुनने में आती हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट, तो ये एक काफ़ी बड़ा एक मैसेज है। और दूसरा ये कि आपकी ये जो सोच है कि हर कस्टमर जो आता है नुक्कड़ कैफ़े में, वो 1% कुछ अच्छा लेकर जाए आपके नुक्कड़ कैफ़े से। जी, तो निश्चित जब रूप जब से जैसे मैं जाता है। जी, मैं जी। जैसे अभी जब मैं सामाजिक प्रयोगशाला कहता हूँ तो उसके पीछे एक निश्चित सोच है, क्योंकि हुँ, सिर्फ एम्प्लॉइज जो नुक्कड़ में हम देखते हैं और टीम मेंबर्स जो नुक्कड़ में देखते हैं वही ही नुक्कड़ नहीं है। नुक्कड़ हुँ, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शुरुआत में मिताली ने कहा था कि कई और साहित्यिक और अन्य गतिविधियों का भी ठिकाना है नुक्कड़। ऐसी कई और ढेर सारी चीजें हैं जो नुक्कड़ को सच में नुक्कड़ बनाती बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के लिए जो आज के वक़्त में अंडर प्रिविलेज्ड हैं भारत में, आप उनकी बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों कम्युनिटीज़ को आपने अप्रोच कैसे किया, और इन सब में दिक्कतें भी आई होंगी, तो क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको जब आपने इनको अप्रोच किया? दिक्कतें शुरुआती दिनों की हम देखेंगे, चूंकि इस पूरी कम्युनिटी के लिए इस तरीके का कोई भी प्रयोग बहुत नया था इस शहर में जहां से मैंने शुरुआत की, रायपुर में। तो कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में सोचा नहीं गया था कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डेफ म्यूट और ट्रांसजेंडर मेंबर्स एंगेज हो सकते हैं। तो पहले तो इस प्रयोग को अमली जामा पहनाना और इसे इस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना कि वो लोग जो इसका हिस्सा है वो भी कंफर्टेबल रहें, और वो सोसाइटी के मेंबर्स जो एज अ गेस्ट आते हैं वो भी कंफर्टेबल रहें। तो लोग आइडेंटिफाई कर पाना और उन्हें स्किल सेट में एडजस्ट कर पाना अपने आप में एक टास्क था, क्योंकि शुरुआती दौर में एकदम नया होने की वजह से लोग कंफर्टेबल नहीं होते थे आइडिया के साथ में। लेकिन ग्रेजुअली मैंने लोकल एनजीओ को अप्रोच करना शुरू किया, कुछ एक पर्सनल रेफरेंसेस के थ्रू हमने इन चीजों पे डील किया। हुँ, डेफ कम्युनिटीज के कुछ एक मेंबर जो शुरुआती दिनों में हमारे पास में आए थे, वो उन्होंने हमसे कई चीजें सीखी हैं। जैसे शुरुआती दिनों में मुझे साइन लैंग्वेज का बेसिक नहीं पता था, तो मैंने नेट से, यूट्यूब के जरिए या बेसिक जो कई किताबें आती हैं साइन लैंग्वेज की, उनके जरिए बेसिक साइन लैंग्वेज सीखी। कुछ एक हुँ, पर्सनल लैंग्वेज, हमने कोड लैंग्वेज डेवलप की नुक्कड़ के प्रोडक्ट्स के वगैरह के बारे में बातचीत करने के लिए। हुँ, मेन्यू पे हमने काफी काम किया, जो मेन्यू प्रेजेंट होता है नुक्कड़ में उसमें हमने काफी सारा साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चालू किया, ताकि हुँ, कम्युनिकेशन स्मूथ हो, ट्रांजिशन काफी स्मूथ हो जाए। बिल्कुल। सिमिलरली जब हम ट्रांस मेंबर के साथ काम करना हमने शुरू किया, तो उनके लैंग्वेज पे, उनके प्रेजेंटेशन पे, उनके एटिकेट पे, उनके स्टाइल पे काफी काम हुआ है, हुँ, क्योंकि काफी स्पॉन्टेनियस एनर्जी ट्रांस मेंबर्स कैरी करते हैं। तो हुँ, उसको थोड़ा टेम डाउन करना, उसको थोड़ा स्मूथ करना और गेस्ट के सामने उसको उस वे ऑफ फॉर्मेट में प्रेजेंट करना हुँ, अपने आप में एक काम था। तो ये दो चीजें जब हम एक गेस्ट, किसी नॉर्मल इंसान को जब टीम के तौर पे एंगेज करते हैं, उन्हें जो बेसिक स्किल सेट इम्पार्ट करते हैं, तो वो एक रेगुलर चैलेंज तो होता ही है। और साथ में जिस तरीके से वो प्रेजेंट हुए हैं, तो उसको एक रेगुलर मॉनिटरिंग के तहत रखा जाता है, उनकी अपनी स्किल हुँ, सेट को। जैसे कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी कलनरी स्किल पे ध्यान दिया जाए, कुछ लोग होते हैं जो सर्विंग में रहना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैनेजरियल वर्क के लिए जाना चाहते हैं, तो हर एक को ओपन बिल्कुल। मौके मिलते हैं।
वो अपनी काबिलियत के हिसाब से लगातार प्रमोट होते हैं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से ऊपर जाते जाते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि टोटली नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग प्लेटफॉर्म है। हर इंसान जिसके पास क्षमता है, जिसके पास काबिलियत है, वो किसी भी मुकाम पे जा सकता है। बिल्कुल। और क्या क्या बात कही है आपने। अ, यही बात अगर सोच कर अगर सभी लोग आगे बढ़े तो शायद जिस इक्वालिटी के लिए हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, शायद कोई कोई दिन आएगा जब उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो प्रियांक, और किन किन कम्युनिटीज को आप ध्यान में रखते हैं, आप फ्यूचर में लाना चाहेंगे या अप्रोच करना चाहेंगे, इंक्लूड करना चाहेंगे उन्हें नुक्कड़ टी कैफे के जरिए? अभी जो एग्जिस्टिंग आइडिया जिसपे नुक्कड़ फिलहाल काम कर रहा है, जैसे ऑलरेडी आपको जानकारी मिली है कि नुक्कड़ डेफ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर मेंबर और इंटेलेक्चुअल डिसेबल के साथ फिलहाल काम कर रहा है। साथ में हमारे साथ डॉग्स कम्युनिटी के मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो हम नुक्कड़ का देखते हैं, जो हमने एजेंडा में सेट किया हुआ कि किस तरीके से हम इंगेज करेंगे, तो हम ऑलरेडी जो एल्डरली सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड एज होम्स में हैं, जिन्हें जनरली एक नॉन प्रोडक्टिव लाइबिलिटी मान के समाज ट्रीट करता है, ओल्ड एज होम में डालने के बाद उनसे कम्युनिकेशन टूट जाता है, उन्हें बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें हम चाहते हैं कि जो अनुभव का खजाना, जो पूरा पूरा जिंदगी जी लेने के बाद का लगभग जो नॉलेज उनके पास में होता है, उसे किन्हीं तरीकों से नुक्कड़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सेकंड इनिंग करके एक कॉन्सेप्ट हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एल्डरली सिटीजन के साथ अपनी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करेंगे। एक 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 प्रोजेक्ट हमारा ये है। एक और प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है, जो HIV पॉजिटिव पीपल है। हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में HIV को लेके, HIV पॉजिटिव लोगों को लेके काफी बड़ा स्टिग्मा है। बिल्कुल। और नुक्कड़ की हमेशा कोशिश ये रही है कि हम इन स्टिग्मास को ब्रेक करें। तो ऐसे ही स्टिग्मा अगेंस्ट HIV पॉजिटिव लोग हैं, तो हम चाहते हैं बी पॉजिटिव करके हम एक कॉन्सेप्ट प्रपोज करना चाहते हैं, जिसमें वो लोग जो कंसेंट देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी रिवील की जा सकती है, तो कीपिंग ऑल द मेडिकल नॉर्म्स इन माइंड की कैसे इन्हें एंगेज किया सकता है, हम चाहते हैं कि उन्हें भी मेन स्ट्रीम में आने का मौका दिया जाए। तो ये जो एकदम इमीडिएट आप टारगेट बोलेंगे नुक्कड़ के, वो ये है कि हम एक एल्डरली सिटीजन के साथ में और HIV पॉजिटिव मेंबर्स के साथ में ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आगे काम करें। क्या और बात है, पल्लवी, बहुत एक मैं अनुभव बताना चाहूंगी कि हम्म मैं नुक्कड़ में 2 बार गई हूँ। हम्म और जब आप घुसेंगे वहां पर, जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, बड़े बड़े लेखकों की बातें लिखी हुई है। तो जब आप जाएंगे और सजावट जो है वो, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। आप खड़ी रहेंगी और आप चारों तरफ ऐसा लगेगा कि थोड़ा देखो ध्यान से कि कैसे सजा हुआ है, मतलब इतना खूबसूरत है। तो प्रियांक, मेरे मन में उस समय भी सवाल था और अभी भी है कि आपको ये सजावट का आइडिया कैसे आया, ये इतनी खूबसूरत सजावट का कैसे आइडिया आया कि मुझे, मैं ये भी जोड़ लूं। और एक सजावट तो ऐसा है कि वो आटा छानने की छन्नी, मुझे लगा ये आटा छानने की छन्नी से बना है कि किससे बना है। बहुत खूबसूरत, और इतनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई है वहां पर। बहुत खूबसूरत है ये। तो ये कैसे आइडिया कैसे आया आपको ये? जी, हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि नुक्कड़ को जब भी हम प्रेजेंट करें तो वो कहीं ना कहीं एक घर का एक्सटेंडेड हिस्सा लगे, वो कहीं से भी कमर्शियल प्लेस कि हाँ यार कमर्शियल प्लेस है, रेस्टोरेंट कैफे टाइप का वो फील ना दे। तो पुरजोर कोशिश हमारी ये रहती है कि नुक्कड़ के एम्बियंस में और जो वाइब्स नुक्कड़ देता है वो हमेशा पॉजिटिव और हमेशा वाइब्रेंट रहे। कलर थीम जिस पे हम लोग काम करते हैं वो काफी अपीलिंग रहे और सूदिंग रहे। जो पिक्चर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जनरली कोशिश है कि लोकल आर्ट को और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को हम लोग मेनली मौका देते हैं। वो बिल्कुल। सारे लोग जिन्हें अपना आर्ट शोकेस करने का मौका मिल सके, तो चाहे वो स्कल्पचर आर्टिस्ट हों, चाहे पेंटर्स हों, चाहे पोएट्री रिसाइट करने वाले लोग, इन सबको हम पहला मौका देते हैं। तो नुक्कड़ जैसे जिस आउटलेट की आप बात करें, हमारे हर आउटलेट की एक्चुअली खासियत है कि उसका एम्बियंस बिल्कुल जुदा है। मतलब नुक्कड़ के कोई भी दो स्टोर्स को आप सेम आइडेंटिकल एम्बियंस से नहीं जज कर सकते। हमारे सारे स्टोर्स का एम्बियंस एकदम जुदा है। तो जिस स्टोर की आप दाली जी बात करें, मेरे ख्याल से आप रायपुर वाले स्टोर में जब हमारे आई थी जी तो हाँ, रायपुर वाले इस में, रायपुर में जी जी टॉट के साथ इस आई पे थी हमने मैं। राइट। तो इस पे इसकी तैयारियों में हमने जब तैयारी शुरू की थी, तो पूरी कोशिश ये थी कि ये स्टोर जो है रायपुर की कहानी बता सके, ये स्टोर कह सके कि रायपुर क्या है, रायपुर की थीम क्या है, रायपुर की सोल क्या है। तो एंट्री करने के साथ ही, और हम लोग हमेशा से चाहते थे कि कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, कुछ ऐसे कोट्स होते हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं जो इंसान की जिंदगी में बहुत दखल रखती हैं। तो ऐसा ही एक कोट नुक्कड़ हमेशा फॉलो करता आता है कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जरूरत है। गुलजार साहब हाँ, की ये दो मुझे लाइन है याद कि है, ये पंक्तियां याद है। जी जी। तो नुक्कड़ के लगभग हर स्टोर पे हम इन दो लाइंस को कह सकते हैं एज अ टैगलाइन इस्तेमाल करते हैं, या इस फिलोसॉफी पे हम लोग यकीन करते हैं कि थोड़ी बहुत जिंदगी में कमियां जरूर हैं, लेकिन जितना भी हमें हासिल है उसमें हम लोग खुश है और खूबसूरत है। तो उस प्लॉट के साथ नुक्कड़ का पूरा थीम डिजाइन होता है अलग अलग सेटअप से। जैसे ये वाले स्टोर में हमारे काफी स्पेस थी, जैसे एक पुराने घर को हमने कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे एक छोटा सा बुक स्टोर है, यहाँ पे एक एम्पी थिएटर, इन हाउस एम्पी थिएटर हमने तैयार किया हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग स्पेस है। और नुक्कड़ की दीवारों पे हमने यहाँ रायपुर के रंगों को उकेरा हुआ है।
आप देखेंगे कि कैरिकेचर्स के जरिए रायपुर के सारे मशहूर ठिकाने और दीवारों पे रायपुर के मशहूर लोगों के किस्से, रायपुर के मशहूर खाने पीने के के ठिकाने, सारी चीजें रायपुर को रिप्रेजेंट करती हुई। और कहीं ना कहीं सोशल वैल्यूज, मतलब वैल्यूज जिनसे लोग इंस्पिरेशन सीख कर सके, उन पे भी काफी फोकस है। दीवार के एक हिस्से पे ग्लोबल जो सोशल हीरोज है, जिन्होंने दुनिया और समाज को बदलने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उनकी कहानियां भी हमने एक हिस्से में डाली हुई है। तो पूरी कोशिश ये थी कि इस कॉन्सेप्ट को, रायपुर की ये वाली स्टोरी जो हम तैयार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सोशल वैल्यूज को, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब को, और कहीं ना कहीं रायपुर की कहानी को जिंदा कर सकने वाला मुकाम लोग तैयार करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है रायपुर नुक्कड़ ने कहीं ना कहीं वो कोशिश सच में हासिल की। बिल्कुल, क्या बात है। और इसी बात पर एक ही प्रश्न मेरे मन में आता है, किस-किस लोकेशंस पर हैं आपके आपके कैफ़े अभी आज की डेट में रायपुर के अलावा? रायपुर के अलावा हम एक नेबरिंग सिटी भिलाई में है। फिलहाल हमारे 3 फंक्शनल आउटलेट हैं। 2 स्टोर्स हमारे रायपुर में और 1 स्टोर हमारा भिलाई नेहरू नगर में। तो फिलहाल में 3 जगहों से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और तकरीबन 54 मतलब 50 टू 60 के आसपास हमारी एम्प्लॉई स्ट्रेंथ है, जिसमें से अच्छा, लगभग 75% जो एम्प्लॉइज हैं वो स्पेशली एबल सेगमेंट में से हैं। मतलब डेफ अच्छा, कम्युनिटी के मेंबर्स, ट्रांस मेंबर्स और स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मिताली, जैसे तुमने कहा कि नुक्कड़ में बहुत से प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है, तो प्रियांक, आपसे पूछना चाहूँगी फ्यूचर में किस तरीके के, किस प्रकार के कार्यक्रम करने की आप इच्छा रखते हैं? मुझे लगता है नुक्कड़ अगर समाज में इस खुलेपन से स्वीकार किया गया है, नुक्कड़ ने जो भी अपनी एक छोटा सा मुकाम नुक्कड़ ने जो हासिल किया है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह हमारे इन छोटे-छोटे प्रयोगों की ही रही है। क्योंकि शुरू से ही, जब से नुक्कड़ शुरू हुआ लगभग 2013 के आसपास से, हम लोग लगातार ऐसे प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कुछ एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। नुक्कड़ ने टी एंड टोन्स करके एक छोटा-सा प्रयोग किया, जिसमें हम लोग लोगों को इनवाइट करते थे, जो अपनी डायरी में उकेरे गए शेर, शायरियाँ, कविताएँ, किस्से, कहानियाँ लाएँ और आके सुनाएँ। तो उन लोगों को एक छोटा-सा कम्युनिटी गैदरिंग का प्लेटफ़ॉर्म मिलता था। फिर हमने डिजिटल डिटॉक्स करके एक प्रोसेस शुरू की। हम लोगों ने लगातार ये देखा है कि सेल फ़ोन के आ जाने के बाद से लोग मजबूर हो जाते हैं, अपने सेल फ़ोन के गुलाम हो जाते हैं, कि आस-पास में खाने की टेबल में बैठने के बावजूद आपसी कम्युनिकेशन नहीं था। तो नुक्कड़ ने ऑफ़र किया कि आप अपने सेल फ़ोन्स हमारे पास जमा कीजिए जितनी भी देर आप नुक्कड़ पे हैं, और उसके एवज़ में हमसे डिस्काउंट लेके जाइए। तो ये राइट, काफ़ी वाह! बहुत बहुत प्यार से ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्सेप्ट किया गया। ज्ञानदान करके हमारी एक प्रोसेस हम देखते हैं कि ढेरों नॉवेल्स के ओनर्स जो हैं कभी-कभी चाहते हैं कि यार नया नॉवेल और खरीदना नहीं है, लेकिन किताबें पढ़नी बाकी है, तो हमें ज्ञानदान करके ऑफर चलाते हैं कि नुक्कड़ की अवेलेबल लाइब्रेरी में से आप आके कोई भी किताब लेके जा सकते हैं 5 दिनों के लिए एक्सचेंज करके। लाइक आप एक नॉवेल लाइए और एक नॉवेल लेके जाइए। अच्छा, तो ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग, और इसके अलावा एक बहुत कह सकते हैं 2 बहुत इम्पोर्टेंट नुक्कड़ के इनिशिएटिव्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं बोल दो। नुक्कड़ एक छोटा-सा प्रयोग करता है जिसमें हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम है। ये वॉलंटियर्स की टीम आपको एक हॉटलाइन नंबर हम लोग रन करते हैं, जिसमें हूएवर इज़ गोइंग थ्रू बैड टाइम्स या हुँ, हुँ, डिप्रेशन या ज़िंदगी में काफ़ी कुछ है जो वो कह देना चाहता है, लेकिन उनके बदले में जज नहीं होना चाहता। हम सबके ज़हन में कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा घटता है, जो हुँ, हम कभी अपने करीबी दोस्तों से, अपने माता-पिताओं से, अपने परिवार वालों से भी कहने में झिझकते हैं। सिर्फ़ बिल्कुल, इस डर से कि शायद वो हमें जज कर देंगे, हमारे बारे में राय बना लेंगे। तो हुँ, नुक्कड़ एक ऐसी टीम तैयार करके रखी है हम लोगों ने कि वे सारे लोग जिस तरीके के हालातों से गुजर रहे हैं, हुँ, कभी भी उन्हें लगता है अपनी कोई बात उन्हें कह देनी है बिना इस डर से कि वो जज किए जाएँगे, तो हमसे वो आके मुलाकात कर सकते हैं। तो बोल दो हमारा एक काफ़ी एक्टिव टूल, एक काफ़ी एक्टिव हमारा इनिशिएटिव है, जो बहुत वेल हुँ, एक्सेप्टेड है और लोगों ने इसे काफ़ी प्रयोग में लाया है और काफ़ी इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। लोगों ने इसके ज़रिए हुँ, काफ़ी कुछ सीखा है। सिमिलरली ब्रेक द टैबू हमने शुरू किया हुआ है। समाज के उन मुद्दों पे हम अपनी राय रखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जिन पे राय रखना जनरली सलीके का नहीं माना जाता। हुँ, चाहे वो आपके एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में मामला हो, चाहे जी, मृत्यु के बारे में डिस्कशन हो, चाहे जी, आपके कह सकते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में डिस्कशन होता है, चाहे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बातचीत होती है। तो वो सारे टॉपिक जो टैबू मान लिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोगों ने ब्रेक द टैबू करके एक चेन शुरू की हुई है। तो ऐसे छोटे-छोटे ढेर सारे इनिशिएटिव या प्रयोग आप कह सकते हैं ऊपर लगातार करता रहता है, जो हमारी नज़र में समाज को बदलने के लिए एक छोटी-सी धुरी का काम करते हैं, और कहीं न कहीं वही चीज़ है जो नुक्कड़ को नुक्कड़ बनाती है। बहुत ही बढ़िया कोशिश है मिताली। अगर इस बहुत तरीके ज़्यादा। से ब्रेक द टैबू और बोल दो के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो मुझे लगता है कि एक सच में समाज में ब्रेक थ्रू साबित हो सकते हैं, जैसा प्रियांक ने कहा। तो ये जो बोल दो का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये अभी फंक्शनल है, अभी चल रहा है ये? जी, बिल्कुल, हमारे पास वो वॉलंटियर्स की टीम हमेशा अवेलेबल रहती है, और फिलहाल चूँकि लॉकडाउन से हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं, तो उस चीज़ को हम लोगों ने फिज़िकल लेवल पे ना करके वी आर हैविंग इट ऑन सेल फ़ोन लाइक ओवर जी, द वर्बल कम्युनिकेशन। तो अभी उसको हमारा आपने जो हॉटलाइन वर्चुअल नंबर जी, वर्चुअल जी, बना जी, दिया जी। अभी आपने। जी, जी हाँ, जी हाँ।
तो उस पे ये कि आप कम से कम, हालांकि हम प्रेफर ये करते हैं कि उस चीज को 1-to-1 डिस्कशन में लाया जाए, क्योंकि जी, सेल फोन के थ्रू कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वो पर्सनल लेवल का अफेक्शन, वो पर्सनल लेवल का कमिटमेंट नहीं डिलीवर करा पाता है। जी। तो लेकिन चूंकि हालात वैसे नहीं थे और कंडीशंस वैसे नहीं थी करके, अदरवाइज हम लोग इसको हमेशा पर्सनल लेवल पे बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि अगर कोई हमारे सुनने वाले हैं जो कि इसके ज़रिए आपसे बात करना चाहते हैं आपकी टीम से, तो वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? एक तो जो पर्सनल नंबर मैं भी आपको शेयर करता हूँ, जो पर्सनल नंबर हम लोग मैं आपको दे दूंगा, जिसे आप शेयर करेंगे अपने सारे जी, व्यूअर्स एंड डिस्कशन के साथ में, वो नंबर आप डाल दीजिएगा। तो जनरली इसका एक बहुत बेसिक पैटर्न है कि जिन्हें भी जो whoever wants to share things, जिसको भी अपनी बातें को शेयर करनी है, वो उस नंबर पे अपनी एज, अपना मैरिटल स्टेटस और अपना जेंडर वो मैसेज मुझे करते हैं। उसके अच्छा, अकॉर्डिंगली एक कन्वीनियंट, जैसे जो भी कन्वीनियंट वॉलंटियर पार्टनर हमारा अवेलेबल हो जाता है, उनसे मैं डिस्कशन करता हूँ, और एक अच्छा, पोटेंशियल जो टाइम फ्रेम होता है वो मैंने सजेस्ट करता हूँ कि लाइक मंडे 3 पीएम और संडे 4 पीएम, ये वाला टाइम स्लॉट हमारे हुँ, पास भी है, तो क्या आप अवेलेबल हो सकते हैं? और अगर दोनों के बीच की ट्यूनिंग लगती है कि हाँ अवेलेबल हो सकते हैं, तो अनोनिमसली अच्छा, वॉलंटियर कौन उपलब्ध हो पाएगा ये जानकारी नहीं शेयर होती, ना ही आपका नाम और डिटेल्स शेयर होती कि आप कौन है करके। ये सिर्फ 1-to-1 शेयरिंग सेशन होता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, चीजें बिल्कुल, एक दूसरे को शेयर नहीं की जाती हैं, और 1-to-1 जो भी आपके अंदर ग्रीफ है या पेन है या हुँ, सॉरो है या ग्रज अगेंस्ट किसी के है, तो वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये आप हाँ, जानकारी हम अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ब्रेक द टैबू के बारे में एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि ये प्रोग्राम अभी फ्यूचर के लिए है या ये भी अभी फंक्शनल है? ब्रेक द टैबू ऑलरेडी फंक्शनल है, लगभग मान के चलिए कि महीने में हम लोग ऐसे 1 या 2 सेशन रखते ही हैं, जो अच्छा, लगातार इन मसलों पे बातचीत हम लोग करते रहते हैं, और इस तरीके के लगभग जितने भी मैं आपको इनिशिएटिव्स बता रहा हूँ, ये मंथली और या बाय मंथली हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, ये रेगुलर होने वाले इवेंट हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो भारत में इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस को लेकर लोगों में काफ़ी गलत फ़हमियाँ हैं और कई लोग इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि अगर ट्रांसजेंडर्स और स्पेशली एबल्ड लोगों को एक नॉर्मल तरीके से अगर पढ़ाई-लिखाई करने का मौका मिले और अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का मौका मिले, तो उनके निजी हालात न केवल उनके अपने घरों में बल्कि पूरे समाज में बहुत बड़े तौर पर इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुनने वालों को, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? और लोग किस तरीके से अगर मदद भी करना चाहें आपके ज़रिए तो क्या कर सकते हैं? किस तरीके से मदद भी कर सकते हैं? मुझे लगता है पहली बात तो नज़रिए की है, क्योंकि कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे तक जिस तरीके की एक इंडियन सोसाइटी है, कह सकते हैं एक एवरेज सोसाइटी फंक्शन करती है, उसमें कहीं न कहीं हर वो शख्स या हर वो शख्सियत जो लीग से हट के है, जो एवरेज नहीं है, उसे हम लोग जज करते हैं, उसके बारे में राय बनाते हैं। अब जैसे हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करें या हम ट्रांसजेंडर मेंबर्स की बात करें, तो समाज के हिस्से होने के बावजूद, किसी परिवार में जन्म लेने के बावजूद, उनके बारे में समाज की धारणाएँ, उनके बारे में समाज की राय बहुत जुदा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो स्वीकृति हमारे समाज के अंदर इस बात की सहजता से स्वीकृति आना ज़रूरी है कि ये सारे लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें आप जज कर रहे हैं, जिनके बारे में हम राय बना रहे हैं, ये लोग इसी समाज के हिस्से हैं, हम और आप में से किसी के परिवार में जन्मे हैं। तो हुँ, उनके बारे में हमारे अंदर जो धारणाएँ बनती हैं या हम पे जो धारणाएँ हम पे थोपी जाती है कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती आई हैं, पहले उन धारणाओं का टूटना ज़रूरी है। और बिल्कुल। दूसरे लेवल पे जब हम एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन की बातचीत करते हैं, तो मैं पर्सनली इस लेवल के थोड़ा-सा खिलाफ चला जाता हूँ, जब नुक्कड़ में ये बात का एक मैसेज जाता है कि नुक्कड़ एक स्पेशलेबल लोगों का एम्प्लॉयर है। मैं हुँ, इस बात को पर्सनल लेवल पे कहता हूँ कि नुक्कड़ महज एम्प्लॉयर के रोल अदा नहीं करता है, नुक्कड़ वो कोशिश है जिसके हुँ, ज़रिए 2 कम्युनिटीज़ आपस में बातचीत कर पा रही हैं। मतलब एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन है और एक हम लोग हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक ग्रुप से रिक्रूट हुआ है, हुँ, तो वी मेड इट कंपल्सरी कि साइन लैंग्वेज जो है वो हुँ, सिर्फ उस बच्चे में और मेरे बीच में ना हो। साइन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन उस टीम के हर सदस्य के बीच में हो। बिल्कुल। लाइक अगर एम्प्लॉय जो हमारे साथ में मौजूद है वो साइन लैंग्वेज में कम से कम हर शख्स के साथ बातचीत कर सके। जो रिस्पेक्ट एक ट्रांसजेंडर मेंबर्स को मैं देता हूँ, मेरी टीम के बाकी लोग देते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि साथ में नुक्कड़ से जुड़ा हर शख्स उस सदस्य को वही इज्जत दे। वही एक्सपेक्टेशन मेरी समाज से, बिल्कुल। वही उम्मीदें मैं समाज से लेके चलता हूँ कि एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन की जब हम बातें करें, तो महज केवल नारों के तौर पे या केवल किताबी बातों के तौर पे ना रह जाए। उन चीज़ों को ज़िंदगी में हुँ, स्वीकार करना और उन्हें उस तरीके से लागू करना बेहद ज़रूरी है। मतलब सिर्फ़ कह देने के लिए कि समाज एक्सेप्टेंस है, मान तो लेते हैं कि चीज़ें चल रही है। मैं अभी भी मानता हूँ कि काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना है जब हम बिल स्पेशली एबल लोगों के इंक्लूजन और इक्वालिटी की बात करें। हुँ, हालाँकि निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत हुँ, सारे ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट गवर्नमेंट मशीनरी बहुत बड़े स्तर पे इस पे प्रयोग कर रही है। हुँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अब भी अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचने में एक लंबा फासला तय करना है। हुँ। लेकिन उम्मीद ज़रूर है, मतलब एक हम उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, बड़ी उम्मीद हम रखते हैं इससे कि सफल ज़रूर होंगे।
बिल्कुल, ज़रूर। काफी गंभीर बातें हो गई, अब थोड़ा हल्की फुल्की बातें करते हैं। तो प्रियांक, मुझे बताइए कि आपकी इस नुक्कड़ यात्रा में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई मजेदार घटना घटी होगी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, तो कोई कुछ मजेदार सुनाइए, कुछ कोई मजेदार किस्सा या कोई मजेदार घटना जो घटी हो आपकी इस यात्रा में। मजेदार घटना मतलब मैं दो तीन जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स रिलेट कर पाता हूँ। एक तो रिसेंट इंसिडेंट है, लाइक करीब करीब 6 या 7 साल हो चुके हैं नुक्कड़ को शुरू किए हुए मुझे। और एक दिन इत्तेफाकन मेरे पास इनबॉक्स में एक मैसेज आता है कि किसी शख्स को मुझसे मिलना था। तो शायद रायपुर के बाहर के थे या जो भी, मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज किया, हाय मिलता, हेलो। तो बोलते हैं आपसे कुछ काम था, आपसे मुलाकात करनी थी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बताइएगा किस बारे में बातचीत करनी। बोलती पर्सनली मिलेंगे तो बातचीत करते हैं। मैंने कहा ठीक है, जब भैया पर्सनली मिलेंगे तो बताइएगा। तो मैंने बोला कहाँ मिल सकते हैं। तो वो बोलते एक नुक्कड़ करके कैफे है रायपुर में, हम लोग वहां मिलते हैं। सुना वो काफी मशहूर और काफी अलग तरीके की सोशल एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। तो मुझे लगा या तो सामने वाले शख्स को पता नहीं है या वो इतनी मासूमियत से उन्होंने बात रखी कि मैं सरप्राइज हुआ। लेकिन मुझे हमेशा से इस बात का फख्र होता है कि जिस जिस ब्रांड के ऊपर हमने काम किया है, जिस जिस कोशिश पे हमने काम किया, वो कोशिश एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है कि समाज में उसके प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक सकारात्मक अवधारणा बनी हुई है। और कोई भी सदस्य, कोई भी समाज का व्यक्ति अगर उसके खुलेपन से कहता है कि यार चलो उस जगह पे चल के मिलते हैं, वो काफी अभिनव सामाजिक प्रयोग कर रही है। भले वो मुझे ना जाने, भले वो प्रियंक पटेल को एज एन आइडेंटिटी नहीं जानते, मैं तो उस बात से बहुत खुश हूँ कि नुक्कड़ की अपनी एक अलग से इमेज बनी हुई है। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ किस्से होते रहते हैं, जिससे हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ कि नुक्कड़ अपने मतलब डेफिनेटली फूड इंटीग्रल पार्ट है नुक्कड़ का, और हमें ब्रांड को सस्टेन करने में मदद करता है वो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ नुक्कड़ अपने अनुभवों को बेचता है। नुक्कड़ एक एक्सपीरियंस करने वाली जगह है। नुक्कड़ को आप किताबों के जरिए या वीडियोस के जरिए या ऑडियोज के जरिए बहुत कम महसूस कर पाएंगे जब तक आप उसका पर्सनल अनुभव नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही अनुभव मुझे हमेशा होते हैं जब मैं कभी काउंटर के आसपास रहता हूँ या वॉक करता हूँ अपने कस्टमर्स के बीच में से। तो कुछ कस्टमर्स को जब मैं बात करता हूँ, आपस में बात करता हूँ, सुनता हूँ कि यार देखना कितनी अच्छी जगह, कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है। ऐसे ही एक बार एक मेरा अनुभव है, मैं अपने एक स्टोर में गुजर रहा था, गेट से जस्ट निकलने वाला था। तो मैंने देखा कि लास्ट टेबल पे कपल बैठा हुआ है, उनका लगभग मील ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था और बिल उनके पास पहुंच चुका था। बिल पे करके वो निकलने वाले थे। तो बंदा जैसे ही उठता है अपनी टेबल से, तो जो साथ में उनकी जो पार्टनर बैठी हुई थी, वो कहती है यार थोड़ी देर और रुकते हैं, यहाँ से बड़ा सुकून मिल रहा है। ये जो हासिल, मैं इन्हीं चीजों को अपना हासिल मानता हूँ मैं। बाकी और नुक्कड़ ने क्या दिया मुझे, नुक्कड़ से मुझे क्या मिला है, कितनी चीजों तक हम पहुंच गए, कहाँ तक हमारा हासिल है, मुझे लगता है कि पूरा पुरसुकून जिस चीज की हम लोगों को तलाश हमेशा से रहती है, जो आप इन सब चीजों को सुनते हैं, जिस तरीके के अनुभव आप लेते हैं ना, तो वो आपका एक्चुअल हासिल कहलाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, आपके नुक्कड़ में जब मैं गई थी तब मैगी बहुत फेमस थी, और मैं मैगी खाना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। पर कई लोगों ने कहा यहाँ की मैगी जरूर खाइए, अगर आप मिस करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा मिस कर देंगी। तो कितने सालों से मैं मैगी छोड़ चुकी थी और आपके वहाँ खाई, और सचमुच बहुत टेस्टी था। और एक बात और कहूंगी कि चाय मिलती है, कॉफी मिलती है, और जो वो दोनों नहीं पीते, जो ग्रीन टी पीते हैं, तो क्या वहाँ की भी अभी व्यवस्था रखी है आपने ग्रीन टी वाली? अरे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मतलब नुक्कड़, मैं इसलिए नुक्कड़ को टी कैफे कहता हूँ क्योंकि नुक्कड़ ने चाय के सबसे ज्यादा वेरिएंट सिटी में हमेशा दिए हैं। अभी भी आप हमारा मेन्यू देखेंगे तो तकरीबन 35 किस्म की चाय हमारे यहाँ हमेशा मौजूद रहती है। मैं जैसे मॉडेस्टली आई एक्सेप्टेड की हालांकि गाने की कोशिश तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन कितनी किसको पसंद आती है तो सामने वाले पे निर्भर करता है। तो चूंकि आपकी फरमाइश है, तो मैं दो चार लाइन जरूर गुनगुना देता हूँ जो मैंने पहले कभी रिकॉर्डिंग के दौरान भी गाई थी। एक मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है जो मैं अक्सर मेरी रूठी पत्नी को या साथ में किसी को मनाने के लिए गाता रहता हूँ। ये जो फिल्म आई थी दम मारो दम, उसका काफी पसंदीदा गीत है मेरा। तो उसकी चार लाइन आपको सुनाता हूँ। ना आए हो, ना आओगे, ना फोन पर बुलाओगे, ना शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। ना आए हो, ना आओगे, ना दूरियां मिटाओगे, सता के यूं सिराने में रिमोट को छिपाओगे। गए तुम गए हो क्यों, बात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम तुम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों, तो जिए क्यों,
ये रहा जी। क्या बात बहुत है प्रियांक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, और बहुत 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 ज्यादा। शुक्रिया हमारे शो पर बहुत आने बहुत के लिए। शुक्रिया आपका जो आपने इनवाइट किया, और मिताली जी आपका ढेरों शुक्रिया जो आपने नुक्कड़ को अनुभव किया और बात सात समंदर पार पहुंचाई। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को लगता है कि नुक्कड़ की कहानी मैं सचमुच में चाहती थी, इंस्पायरिंग है। मैं प्रियांक, मैं चाहती थी कि ये जो है छत्तीसगढ़ से बाहर निकले, फिर भारत, और भारत से बाहर जाए, बिल्कुल क्योंकि ये शो को बाहर, भारत से बाहर के लोग भी सुनेंगे। तो मैं चाहती थी कि आपने इतनी जो मेहनत की है, सबका इतनी कोशिश की है, तो वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप क्या, आपने क्या किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उम्दा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया कराया, और ये कहानी जिस तरीके से मैंने अभी कही है और जिस तरीके से आपने सवालात रखे हैं, तो मुझे लगता है काफी कंस्ट्रक्टिव, काफी पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया जा सकता है। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का जो आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत प्रियांक हमसे धन्यवाद। जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी जी, आपसे। जरूर जरूर।